हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रो ग्रिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो ग्रिड हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये वाला फिगर आप इस वीडियो को पॉज करके इस वाले फिगर को आप जरूर बना ले। ये डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन यूनिट इसको बोलते हैं, तो शॉर्ट में इसको डीजी यूनिट भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, मैंने एक जनरल लेआउट दिखाने की कोशिश की है। जो भी माइक्रो ग्रिड होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, एक माइक्रो टरबाइन, फ्यूल सेल हो सकता है, आईसी इंजन, विंड टरबाइन, पीवी एरे बेसिकली जो सोलर पावर जनरेशन होता है, जो सोलर सिस्टम होता है, उसके लिए मैंने पीवी एरे को दिखाने की कोशिश की है। और ये सारे कनेक्टेड होते हैं एक मेन ग्रिड से, आइसोलेटिंग डिवाइसेस के हेल्प से, पीसीसी के हेल्प से मेन ग्रिड से ये सारे कनेक्टेड होते हैं, जो यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है। और जो एनर्जी स्टोरेज यूनिट से डीसी टू एनर्जी स्टोरेज यूनिट भी इसमें एक लगा होता है। एनर्जी स्टोरेज यूनिट आप बैटरी यूज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की एनर्जी स्टोरेज यूनिट है, उस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। और माइक्रो ग्रिड का हर एक चीज डिटेल में मैंने बताने की कोशिश की हुई है। और आपको स्मार्ट ग्रिड से कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जरूर जाएं। अब देखिए कि इसमें एक सेंट्रल कंट्रोलर लगा होता है और वो कनेक्टेड होता है, आपका जो लोकल लोड होता है उससे कनेक्टेड होता है। अब देखिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखिए आपका जो माइक्रो ग्रिड है उसका शेप डिफरेंट शेप वो ले सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसका पर्पस कैसा है, उसका इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट कैसा है। उस हिसाब से हम डिफरेंट शेप, या एक तरह से आप बोल सकते हैं डिफरेंट फ्रेमवर्क उसका हो सकता है। लेकिन जो टेक्निकल फ्रेमवर्क है किसी भी माइक्रो ग्रिड का, वो एक तरह से लगभग लगभग कंसिस्टेंट ही होता है, ठीक है। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो किसी भी माइक्रो ग्रिड में बेसिकली 4 से 5 फंक्शन जो होते हैं वो होते ही हैं उसमें। 4 से 5 पार्ट हो गया, एक यूटिलिटी कनेक्शन, और उसका जो कंपोनेंट होता है किसी भी माइक्रो ग्रिड को फंक्शन करने के लिए वो लगे होते हैं। तो वो सब हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, एक पावर सोर्स होगा, एक पावर सोर्स होगा, ठीक। दूसरा पावर मैनेजमेंट सिस्टम होगा किसी भी माइक्रो ग्रिड के फॉर्मेशन में, और एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग डिवाइस होगी, और एक यूटिलिटी कनेक्शन होगा। तो ये एक एक चीज हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं पावर सोर्स की बात करूं तो किसी भी माइक्रो ग्रिड के अगर फंक्शन की मैं बात करता हूं तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी माइक्रो ग्रिड सिस्टम का, वो है पावर सोर्स। बेसिकली द एनर्जी सोर्स इज ऑफन एडजस्ट फॉर द डिमांड ऑन द माइक्रो ग्रिड सच एज द जनरेटिंग कैपेसिटी डिजायर्ड एज वेल एज द अदर कंसिडरेशंस। आपके जिस प्रकार से एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको किसी भी माइक्रो ग्रिड में जो पावर जनरेटिंग एक तरह से बोल लीजिए, या एनर्जी जनरेटिंग डिवाइसेस होती है, उसकी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए आपको पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सोलर पावर हैज बीन ए इंक्रीजिंग पॉपुलर एनर्जी सोर्स फॉर रिमोट माइक्रो ग्रिड प्रोवाइडिंग एनर्जी एक्सेस टू रूरल एरियाज इन अफ्रीका। अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो अफ्रीका में बेसिकली जो रूरल एरिया है जहाँ पर आपका उतना अच्छा ग्रिड नहीं है या 24 घंटे बिजली नहीं मिलता है, तो वहां पे ही हम लोग माइक्रो ग्रिड का एक कंसेप्ट आया है। माइक्रो ग्रिड के बारे में क्यों आया, नीड्स क्या है, एप्लीकेशन क्या है, हर एक चीज मैंने डिटेल में बताया, वहां पे जाके आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो आपका एक तरह से रिमोट एरिया है, रूरल एरिया है, एक तरह से आप बोल लीजिए, वहां पर साउथ अफ्रीका में ये बहुत ही ज्यादा, अफ्रीकन कंटिनेंट में स्पेशली हम लोग जानते हैं कि अफ्रीकन कंटिनेंट में इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है जो सोलर पावर है। अब देखिए सम ऑफ द प्राइमरी चैलेंजेस फॉर द सोलर बेस्ड रिमोट माइक्रो ग्रिड आर मेंटेनेंस ऑफ द मॉड्यूल्स। ये तो बात एकदम स्पष्टता के साथ आपको मालूम होना चाहिए कि मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी सोलर पैनल के लिए। उसको बार बार आपको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। जो माइक्रो ग्रिड में आप यूज कर रहे हो तो मेंटेनेंस एक यहाँ पे फैक्टर होता है। whose performance can decrease significantly when exposed to high moisture levels। और आपको भी पता है कि अगर हाई मॉइस्चर लेवल में हम अगर सोलर पैनल्स लगाते हैं तो उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे टाइम जैसे बढ़ता जाएगा उस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस थोड़ा घटता जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एज वेल एज द स्टोरेज रिक्वायरमेंट दैट द इंटरमीडिएट सोर्स इम्पोजेस। और स्टोरेज रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती ही है। आपको पता है कि माइक्रो ग्रिड में जब इलेक्ट्रिसिटी
अगर मान लीजिए सोलर पैनल आप लगा रहे हो तो दिन में सोलर पैनल तो काम करेगा, लेकिन रात में सोलर पैनल काम तो करेगा नहीं, क्योंकि उस समय पे सन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी या क्लाउडी सीजन है तो नहीं होगा, तो उसको स्टोर करने की एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये भी एक तरह से चैलेंज होता है। दिस इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक कंसिडरेशन एज स्टोरेज सिस्टम जनरली मेक अ बल्क ऑफ माइक्रोग्रिड कॉस्ट एंड मोर सोलर कैपेसिटी रिक्वायर लार्जर स्टोरेज कैपेसिटीज। अब देखिए कि बेसिकली अगर हमारा इकोनॉमिक कंसिडरेशन ले तो जो भी माइक्रोग्रिड है उसमें बल्क अमाउंट में आपको और उसमें सोलर पैनल्स लगाने होंगे सोलर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप ज्यादा अमाउंट में सोलर पैनल्स लगा रहे हो तो उसको स्टोर करने के लिए आपको अधिक कैपेसिटी चाहिए, तो बड़े बड़े बैटरी और कैसे उसको स्टोर कर रहे हो, तो ये भी एक तरह से इकोनॉमिकल कंसिडरेशंस हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होता है। Further power source that have provided energy area in remote rural areas including small hydropower stations as well as wind power। ये सारी चीजें मैंने पहले भी आपको बताई हुई कि विंड हाइड्रो पावर इनका यूज करके कनेक्ट करके हम लोग एक तरह से माइक्रो ग्रिड बनाते हैं, और बहुत जगहों पे ये जो एनर्जी का एक सोर्स है वो हाइड्रो पावर और विंड पावर है। इन डेवलप्ड कंट्रीज मेनी माइक्रोग्रिड्स ऑपरेट्स विद नेचुरल गैस एज ए पावर सोर्स। बहुत सारे जो आपके डेवलप्ड नेशंस हैं वहां पर माइक्रो ग्रिड में नेचुरल गैस का भी यूज किया जाता है, लेकिन बेसिकली जो यूज होती है पावर सोर्स के रूप में वो क्या होता है, सोलर, विंड और हाइड्रो पावर, इन्हीं तीनों चीजों का यूज मोस्टली होता है। कहीं कहीं पे नेचुरल गैस एज ए पावर सोर्स यूज किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, पावर सोर्स किसी भी माइक्रो ग्रिड का। ठीक है, उसके बाद पावर मैनेजमेंट सिस्टम। द पावर मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द पावर सोर्स टू द इलेक्ट्रिक कंज्यूमिंग डिवाइसेस। The type of electric load management usually require converting the electricity generated from the power source with an inverter that transforms the electricity to the form required for the most appliances such as cell phone or cooking equipment, and interfacing with storage components of the microgrid to balance the supply and demand loads of the microgrid। Basically इसका क्या काम होता है पावर मैनेजमेंट सिस्टम का, ये एक तरह से हैंडल करता है, मैनेज करता है जो भी हम पावर जनरेट करते हैं पावर सोर्स के हेल्प से, और एक तरह से उसको कैसे हम ट्रांसफर करते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमिंग डिवाइसेस हैं। इलेक्ट्रिकल कंज्यूमिंग डिवाइसेस क्या है, आप उसका यूज कैसे करते हो, आप केटल के लिए यूज कर सकते हो, लाइट जलाने के लिए यूज कर सकते हो, फैन जलाने के लिए यूज कर सकते हो, एसी चलाने के लिए यूज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के अप्लायंसेस को चलाने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो उसको कैसे मैनेज करना है जनरेशन से लेकर के एक तरह से कंज्यूमर के पास कैसे उसको पहुंचाना है, तो उसको पूरा देखने के लिए पावर मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसका बेसिकली काम क्या होता है कि जो जिस तरह की एनर्जी आपको चाहिए, जो भी अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं उसमें किस तरह की एनर्जी चाहिए, तो उस हिसाब से वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है उस इलेक्ट्रिसिटी को और उसको पहुंचाने की कोशिश करता है। ठीक है, एंड modern microgrid system often integrate software and control system such as smart meters that can manage the grid operation in efficient and reliable manner। अब इसमें क्या है कि हम जो भी मॉडर्न माइक्रोग्रिड्स यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर का भी यूज कर रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम लगा करके रखते हैं जिससे कि हम पूरे ग्रिड के ऑपरेशन को इफिशिएंटली चला सके, रिलायबल मैनर में चला सके, और जो अभी सॉफ्टवेयर कंट्रोल सिस्टम लगा रहे हैं उसमें स्मार्ट मीटर्स वगैरह इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें बेसिकली आपको पावर मैनेजमेंट सिस्टम में आपको यही बताना है कि हम जो पावर जनरेट करते हैं, जो पावर जनरेट करते हैं उसको कंज्यूमर तक या एक तरह से जो भी अप्लायंसेस है उसको चलाने के लिए कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये सारी चीजें आपको डिटेल में बतानी होगी। तीसरा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब देखिए स्टोरेज सिस्टम आर इसेंशियल टू एनी माइक्रोग्रिड बिकॉज दे अलाउ द माइक्रोग्रिड टू बैलेंस द इलेक्ट्रिकल एंड देयर बाय मेक द इलेक्ट्रिसिटी एक्सेसिबल व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय द यूजर। अब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की आवश्यकता इसलिए है कि हम जब एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि हर टाइम पे आपको तो विंड मिलेगा नहीं, हर टाइम पे आपको सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होगा, तो उसको स्टोर करने की जरूरत होती है। स्टोर करते हैं और जब आपके यूजर को रिक्वायरमेंट होता है तो उसको दिया जा सके, इसके लिए एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ए रिव्यू ऑफ कॉमन एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी फॉर वेरियस कैपेसिटी कैन बी फाउंड हियर। इन द केस ऑफ रिमोट माइक्रोग्रिड्स बैटरीज आर द मोस्ट कॉमन स्टोरेज टेक्नोलॉजी ऑफन बिकॉज द स्टोरेज कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रोग्रिड डजंट जस्टिफाई द हायर कॉस्ट ऑफ अदर स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। अब बेसिकली हम लोग जो
यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का यूज करते हैं, उसमें हम लोग बैटरी का यूज करते हैं। आप अपने घरों में भी देख सकते हो कि जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं, तो इन्वर्टर के हेल्प से हम लोग चार्ज करते हैं बैटरी को, और उस बैटरी के एनर्जी को यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस के लिए। तो ये एक तरह से एनर्जी स्टोरेज सिस्टम था, ठीक है। Large scale storage technologies such as hydro based storage or thermal storage have high initial cost that make their implementation in remote microgrids challenging। अब देखिए एनर्जी स्टोर करने के लिए तो डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज है, उसमें आपके अगर लार्ज स्केल में स्टोर करना है तो उसमें हाइड्रो बेस्ड स्टोरेज सिस्टम है, थर्मल स्टोरेज सिस्टम है, लेकिन उसमें जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि बैटरी वाला जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कम है। अभी तो लिथियम आयन की बैटरी बहुत ज्यादा यूज हो रही है, तो आपको भी पता है कि ये एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में बैटरी काफी सुटेबल है इन कंपेयर टू अगर थर्मल स्टोरेज पे जाते हो आप या हाइड्रो बेस्ड स्टोरेज पे जाते हो, तो वहां भी इनिशियल कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग डिवाइसेस। द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोग्रिड आर इलेक्ट्रिक कंज्यूमिंग डिवाइसेस हुज एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम द ओवरऑल माइक्रोग्रिड सिस्टम। इट इम्पोर्टेंट टू कंसीडर दी डिवाइसेस बिकॉज दे विल dictate the electrical load placed on the microgrid, which in turn will affect the power generating capacity required from the power source and the storage requirements. Charging a cell phone, for example, generally places a small capacity requirement on the overall system, whereas connecting a refrigerator to a solar-based microgrid can create difficulties managing electric loads due to the sufficient constant power demand of the appliance. अब इलेक्ट्रिकल कंज्यूमिंग डिवाइसेस की जहां तक मैं बात करूं, तो इसमें क्या है कि जो भी आप कंज्यूमिंग डिवाइसेस कर रहे हो, अब मान लो कि आप अपने घर में एक बल्ब जलाते हो, तो उसके लिए आपने एक सोलर पैनल लगा रखा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप डिजाइन करोगे ना। अब आपको रेफ्रिजरेटर अगर चलाना है तो रेफ्रिजरेटर के लिए आपको अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, अधिक और रेगुलर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस हिसाब से आप अपने जो भी सिस्टम होगा उसको डिजाइन कर रहे होगे। यही चीज है, इसको ज्यादा समझाने की मेरे को जरूरत नहीं लग रही है, आप एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद है यूटिलिटी कनेक्शन। मेनी माइक्रोग्रिड इज डेवलप्ड कंट्रीज सच एज द स्कीमेटिक shown earlier also have an integrated connection to the larger utility. This connection enables to microgrid to exchange power with the larger utility network. This type of microgrid with utility connection are common for the university or corporate campuses or hospitals. यूटिलिटी कनेक्शन का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, जो भी आपका माइक्रो ग्रिड है उसको एक मेन ग्रिड से, जैसे मैंने ऊपर फिगर में आपको दिखाया था, यहाँ पर देख लीजिए, इसको हमने क्या किया, मेन ग्रिड से एक तरह से ऐड कर दिया। इसको मेन ग्रिड से ऐड कर देते तो इससे फायदा क्या होता है कि अगर मान लीजिए जब आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो आप उस एनर्जी को बेच भी सकते हैं, और अगर कम है एनर्जी तो उस ग्रिड से एनर्जी ले भी सकते हैं, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। तो जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पे इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और हॉस्पिटल्स में या कॉलेजेस में, आप अपने कॉलेज में देख सकते हो कि माइक्रोग्रिड लगा होता है। ये सब चीजें मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो एक तरह से रफली अगर मैं देखूं कि माइक्रोग्रिड में जो 5 मेन कंपोनेंट है, कौन कौन से, पावर सोर्स जहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही है, पावर मैनेजमेंट सिस्टम कैसे उस पावर को मैनेज करेंगे, और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एनर्जी को कैसे स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग डिवाइसेस और यूटिलिटी कनेक्शन। ये था। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है तो मेरे YouTube चैनल पर जरूर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज। धन्यवाद।